थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और फाइनली अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे आपके बारे में जो थोड़ा सा पता चला, जो पढ़ा, जितना मैं जानता हूँ, आप और आपके फादर इंडिया के दो ऐसे शहरों में पैदा हुए जहाँ पर तालीम, तमद्दुन, इखलाक, ये तमाम चीज़ें जहाँ की मशहूर हैं। सो थोड़ा सा अगर इंडिया के बारे में बताएं, जो हिंदुस्तान के बारे में जो तकसीम से पहले था। हाँ, खैर जब मैं आया यहाँ तो मैं 7 बरस का था, तो जाहिर है कि और लेकिन रहा कई जगह हिंदुस्तान में, और तहज़ीब से तो बहुत वाकिफ़, अच्छी तरह से जाता भी रहा हूँ कभी कभी बात को। मसलन एक चीज़, जैसे कल परसों कुछ दोस्त बैठे थे तो कुछ यहाँ आमों की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हमारे ज़माने में जब वहाँ पर हिंदुस्तान में 8 आने का सैकड़ा आम मिलते थे, 100 8 आने के 100 मैंगोज़ होते थे। और जब सीज़न वो जो आता था उससे लेते थे कि तो एक ही आदमी बन गया। जब सीज़न ख़त्म होने लगता था तो बाकी जो लोग बेचते थे वो आते थे, बिकॉज दे वांटेड टू सेल मैंगोज़। तो वो आगे कहते साहब ये आपको 8 आने के दे रहे हैं सैकड़ा, हमारा सैकड़ा जो है वो 5.25 का है, दैट मीन्स 125। ओके। कंपटीशन ये था कि सैकड़ा ही से बेचेंगे, लेकिन 5.25 का सैकड़ा। अब जाहिर है कि ये तो चीज़ें यहाँ नहीं होती, और अब वहाँ भी ख़त्म हो गया, शेर के हिसाब से बिकते हैं, लेकिन चीज़ें तो ये याद आती हैं। अच्छा, ये पुराने ड्रामे, पुरानी फ़िल्में, क्लासिकल राइटिंग, क्लासिकल पोइट्री जब हम पढ़ते हैं उनमें एक बड़ी ख़ूबसूरत, नफासत और बहुत महज़्ज़ब अंदाज़ की उर्दू इस्तेमाल होती है। ये रोज़मर्रा की उर्दू थी या ये बस वो ड्रामों, फिल्मों और नॉवेल्स की हद तक महदूद थी? देखिए, फिल्म में ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें तो वो सोचते भी होंगे, एग्जैक्टली, लेकिन ये कि और बाज़ फिल्मों में गलत सलत भी हो जाती है, लेकिन वो तो वाहियात फिल्म का डायरेक्टर हो या कुछ हो। लेकिन आमतौर पे अब यूपी के लिए मैं कह सकता हूँ या दिल्ली के लिए कह सकता हूँ, दिल्ली में पंजाबी असर भी था, लेकिन उर्दू भी बहुत बोलने वाले ज़्यादा थे, अब भी बोलते हैं अच्छी तरह से। लखनऊ में तो हमारे यहाँ महज़्ज़ब, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं उससे ज़्यादा महज़्ज़ब लोग थे रोज़मर्रा में भी। रोज़मर्रा में मतलब एक तांगे वाला, हज़ारों तांगे वाले जो अच्छे शायर थे, और फिल्बदी शायर करने वाले। जाते जाते आप लोगों ने कुछ आपस में बात की तो उसने अगर सुन ली और दाखिल होना चाहा तो उसने वहाँ से एक शेर उसी वक्त कह के सुना दिया। ये तो ख़त्म हो गई चीज़। इफ्तिखार आरिफ साहब से एक दफ़ा हमारी बात हुई थी, तो इफ्तिखार आरिफ साहब बता रहे थे कि पहले ज़माने की जो घरों की औरतें थीं वो भी शेर कह लिया करती थीं। शेर कहती थी। मेरे पास किताबें हैं बहुत सी शोरा की उस ज़माने की। और एक और बात थी कि उर्दू औरतों की और मर्दों की मुख्तलिफ थी। औरतों और मर्दों की उर्दू मुख्तलिफ थी। हाँ, यानी मुख्तलिफ से ये था कि क्योंकि पोजीशन औरत नहीं कर सकती थी पुराने ज़माने में। ओके। शी डिडंट ओन एनीथिंग, द हस्बैंड ओन एवरीथिंग। वालिद की थी, फिर भाई की हो गई, औरतें कुछ पोजेस नहीं कर सकती, लिहाजा इजाफत का लफ्ज़ वो नहीं इस्तेमाल कर सकती थी। तो कारे दिगर अगर कहना चाहें तो नहीं, फिर कुछ गड़बड़ करना होती है। तो एक तो ये ज़रूरी बात थी, और फिर बाज़ चीज़ें थी जो उनकी ज़बान में थी जो मर्द नहीं बोलते थे। तो मसलन बोछड़ी कह दिया या फलाना कह दिया या कुछ भी कह दिया, तो वो मर्द नहीं इस्तेमाल, औरतों की ज़बान थी। तो एक मेरे परदादा जो थे उनके भाई थे शौक़ किदवाई, वेरी वेल नोन पोएट इन हिज टाइम। तो उनने एक मसनवी लिखी, एक किताब, आलम ख़याल उनकी एक किताब थी, दिस वॉज बेस्ड अबाउट अ वुमन्स लव फॉर हर हस्बैंड, लॉन्ग पोएम, एंड इट वाज अबाउट अ वुमन्स लव फॉर हर हस्बैंड, कि अगर मर्द मोहब्बत करते हैं तो औरतें भी तो करती हैं ना, तो उसका कोई जिक्र तो होता नहीं। जो औरतें शायरी भी करती थी उसमें बहुत से अपने आप को मर्दाना अंदाज से कहती थी, लेकिन बाज़ औरतें थी जो औरतों के अंदाज से भी कहती थी, लेकिन इश्क फिर वो नहीं बताना चाहती थी। तो आलम ख़याल वाज अबाउट हर मैरिंग एंड द हस्बैंड गोइंग अवे फॉर वर्क। फिर जब वो वापस आता है तो वो सोच रही होगी कि अब आने वाला है, तो मैं उसके लिए
ये पढ़ूंगी और फलाना करूंगी और पान खिलाऊंगी और यू नो द एंटायर बुक इज़ एंटायरली ऑन द वुमेन्स लैंग्वेज एंड सो देयर इज़ नो इजाफत, नो नथिंग, एब्सोल्युटली थरली। अच्छा तो जी सॉरी। और उसका दिबाचा जो था वो मेरी दादी ने लिखा, और उस दिबाचे में शी वाज सेइंग कि औरतों को इजाज़त क्यों नहीं है ये चीज़ें करने की, और उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने की। और उस वक्त शी वाज अबाउट मे बी 20 और सो, नहीं हाँ 20 करीब होंगी। एंड देन शी स्टार्टेड राइटिंग कि मिल्टन ने ये कहा और पुराने ने ये कहा, मैं कहा बहुत सी अंग्रेज़ी की चीज़ें, बहुत सी उर्दू की चीज़ें सब मिला के उस ज़माने में मिल्टन कौन पढ़ता था, बट शी वाज वेरी वेल नोन पर्सन हरसेल्फ। अच्छा ये आपके जो हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत अरसे तक की मैं बात पूछ रहा हूँ आपसे कि उस ज़माने में जो ख़वातीन थीं शायरी में, जैसे आपने कहा कि वो क्योंकि पोजीशन नहीं रख सकती थीं तो वो उनके पास चंद अल्फाज ऐसे थे जो कि फेमिनिन नहीं थे, मैस्कुलिन थे। तो सर क्या ख़वातीन उस ज़माने में इस काम करती थीं, वर्क फोर्स में हुआ करती थीं, या सिर्फ घरों की हद तक महदूद हुआ करती थीं? मेरे ख्याल में तो सब घरों ही की हद तक रहती होंगी, इसलिए कोई बाहर जाने वाली तो कोई मशहूर, यानी कोई मशहूर हो गई हो तो हो गई, आमतौर पर तो नहीं जाती थी। लेकिन मर्द भी तो देखे ना, ज़मीन की दास्तान और फलाना करना और धमाका करना, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बहुत होते थे या वगैरह। लेकिन मेरे परदादी वगैरह मेरे ख्याल में घर में ही सिर्फ रही हैं। जो हमारे ख़ानदान के और लोग थे उसमें से जो जिन्ना साहब के पीरियड के लोग थे या उनसे ज़रा सीनियर लोग थे, उन बहुत बाहर गए और बहुत उन्होंने किताबें भी लिखी। अच्छा उस ज़माने में जो वुमेन पॉलिटिक्स में आई, जो जिन्ना के साथ आई, जिन्ना साहब के साथ, और गांधी वाली साइड से भी ख़वातीन आई पॉलिटिक्स में आई, तो पहले ज़माने में जैसे आज के दौर में हम ये देखते हैं, लाजमी नहीं है, अमूमी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जो गरीब घरों की औरतें हैं वो अभी भी पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव नहीं है। ये एलीट्स का काम है आज के दौर में भी, अगर औरतों की बात की जाए। उस ज़माने में भी क्या पॉलिटिक्स एलीट औरतों का ही काम होता था? हाँ, देखिए उसमें सोचना भी पड़ता है ना, और सोचने के लिए आपको बाहर की चीज़ें भी सोचना पड़ती हैं, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन सम वेज। ज़ाहिर है कि घर का पानी का मसला नहीं है या खाने का मसला नहीं है, ये वो तो औरत बोल सकती होगी उस ज़माने में। लोअर क्लास, जो ऑफिशियली लोअर क्लास कहलाता है यहाँ पे, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें घरों में हमारे जैसे औरत कोई भी काम करने वाली आती हैं, वो रहती हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं वहाँ, तो वो इनसे सीखते हैं, बड़ों से, जो बताते हैं कि भाई ये गलत है, फलाना गलत है, वो अपने घर ले जाती होंगी और बातें करती होंगी। लेकिन अब लोअर क्लास को पता नहीं कैसे डिफ़ाइन करें, लेकिन वो तो उनके मियाँ अगर कहीं चपरासे हैं या कहीं कोई कूड़ा फेंकता है, कोई कुछ करता है, तो उनकी पॉलिटिकली इंटरनेशनली तो कोई इम्पोर्टेंस एक्सपोजर नहीं होता। एक्सपोजर नहीं होता। इंटरनली उनको होता है, उनके मकान होते हैं, घर का होता है, सभी कुछ होता है, आज भी होता है, अब ज़्यादा होता है। लेकिन ये कि अब जैसे वुमेन्स एक्शन फोरम है, इसमें जो औरतें आती हैं, हैदराबाद से आती हैं, पटना आती हैं, दे आर ऑल वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग द लोकल प्रॉब्लम्स। उनके घर में इंडिजीनियस नॉलेज उनके पास तो काफ़ी अच्छी होती है, इंटरनेशनल नहीं होती। एग्जैक्टली। अच्छा सर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब हम हिंदुस्तान की हम जब बात करते हैं तो हमारे जहन में ऐसा आता है, पाकिस्तान बनने से पहले जो हिंदुस्तान था, बंटवारे से पहले, वहाँ पर जो हमें सुनने को मिला, जो स्टोरीज़ सुनने को मिलती हैं कि लोग मिलजुल कर रहते थे, हिंदू और मुस्लिम के त्योहारों में कोई फ़र्क नहीं होता था, यही हाल सिखों के साथ था, यही हाल दूसरी कौमों के साथ था। और क्योंकि कल्चर बहुत ज़्यादा एक साथ रहते थे तो कल्चर्स रिच बहुत थे, वो इतने रिच थे कि अभी जो इंडियन माइग्रेटेड लोग हैं पाकिस्तान में, अभी तक उनकी जो रस्म व रिवाज, उनके घर के खाना पकाना, वो अभी तक वो छाप ख़त्म नहीं हो सकी। तो कैसा था हिंदुस्तान? देखिए, ये तो बहुत अजीब सी बात लगती है कि यहाँ क्यों ये हुआ, और ये तो हुकूमतें करती हैं, वहाँ की भी हुकूमतें करती हैं, हम भी करते हैं ये। लेकिन अब मैं हमारे 1963 में हमारे कज़न की बेटा था यहाँ, और उसके कज़न थे हिंदुस्तान में, तो उनकी शादी होने वाली थी, तो हम लोग सब साथ गए। उससे पहले
हिंदुस्तान कम गए लोग हम लोगों में से, तो हम लोगों ने वो ख़त भेजने शुरू किए वहाँ पे कज़न्स वज़न्स को कि भाई जितने और हमारे जानने वाले हैं वो सब शादी में आ जाएं, तो हम लोग उनसे मिल लें, बहुत दिन है मुलाकात नहीं, कोई हैदराबाद में, कोई कहीं और है, कोई और। तो वहाँ पहुँचे और ज़ाहिर है कि सब इकट्ठा मिले और हम लोग 6 दिन वहाँ रहे। पहले दिन से मालूम होता है जैसे कि एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर ख़ानदान था, सब कुछ था, तो नाम वाम से वाकिफ़ थे। वे एक साहब थे वहाँ पे, वो आए, उन्होंने पूछा तुम किसके बेटे हो, मैंने बताया कि मेरी वालिदा का नाम ये है, वालिद का नाम ये है। उन्होंने बहुत मुझे लिपटाया, प्यार किया, मैंने मेरी वालिदा को पूछा कि वो तो मेरी बहन की तरह है और ये वो। और उसके बाद एक खातून आई जो कहीं थोड़ी सी दूर से आई, काकुर की एक जगह थी वहाँ से, वो आई तो वो डोली के अंदर बैठ के आई 1963 में। और वो डोली में बैठ के आई तो हुआ ये कि वो लोगों से कह दिया कि भाई सब लोग हट जाएं यहाँ से, मर्द वर्द जितने हैं, इसलिए कि वो पर्दा करती हैं। तो डोली में आएंगी, वो मकान के सामने रुकेंगी और वहाँ से वो अंदर चली जाएंगी। तो हम लोग सब हट गए दूर से, वहाँ से दूसरे। मेरा बहुत शौक था कि डोली में देखते किसको देखता है, लेकिन खैर वो आई। तो वो जो साहब हमारे पास आ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे वालिदा का, वो उठ के गए आगे, किसी ने उनको रोका भी नहीं। वो गए और उन्होंने डोली खोली और उन्होंने उनको हाथ में यूँ उठाया और वो अंदर मकान के लेके चले गए। अच्छा, आए बैठे बातें करते रहे और हर बात पे वो एक शेर भी सुना देते थे और कभी और लिल्ला ये और बुग़्ज़ ये और फलाने। अच्छा, उन्होंने मुझे नाम बताया, उनका सूरत है तो मैं सूरत मामू उनको कहते रही हूँ। जब कराची आए तो मैं अपनी अम्मी को सुना रहा था कि भाई वहाँ पे ये मिले, फलाना मिले, धमाका मिले, वो आपको पूछ रही थी। तो मैंने पूछा सूरत मामू किसके बेटे हैं, कौन है, क्या है? वो तो शेर बहुत अच्छा पढ़ते थे। और उन्होंने कहा सूरत तो हिंदू हैं। तो मैंने कहा हिंदू? तो उन्होंने कहा बम बहादुर शाह एक साहब थे, उनके बेटे हैं वो। बम बहादुर शाह की हमारे वालिद से बहुत दोस्ती थी, ये तो हमारे घर की तरह। तो मुझे यहाँ आके मालूम हुआ कि वो हिंदू, वहाँ तो मैं समझा ही नहीं, इसलिए कि उनका हर बात पे इन्हें लल्ला ये तो फलाना ये तो धमाका ये, तो अजीब सी बात लगी। फिर मैंने उनको यहाँ से ख़त भेजा कि मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था कि कोई। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी भी, छोटी सी जगह थी वहाँ पे, दुकान में छोटी छोटी दुकानें थी। मैं एक दुकान में गया और वहाँ में तो आप कहाँ से आए? मैंने कहा पाकिस्तान से आए। अच्छा, तो आपको हमारी दुकान पसंद आई? मैंने कहा मैं इधर से गुजरा था तो आपका नाम देखा दुकान के ऊपर, तो मेरे वालिद ने कहा था कि वो यहाँ से कभी जूता ख़रीदा करते थे। तो उनका वालिद का नाम, मैंने कहा डॉक्टर असरकित भाई उनका नाम था। उनका अच्छा, आप ले लिए जूता, ले लीजिए। मैंने एक जूता ले लिया। मैं पूछा इसके दाम कितने का? कि मैं डॉक्टर असरकित भाई के बेटे से नहीं ले सकता। तो मैंने कहा जी डॉक्टर असरकित भाई इज़ नाउ इन कराची, और वो आप कभी जूता उन्होंने ख़रीदा होगा कि नहीं? मेरे क्लास फेलो थे। तो मैंने कहा कि कहाँ क्लास फेलो? अच्छा, तो ये जो फिर गैप आया, आपने कहा कि एक बंदा जिसने डोली में से उन खातून को उठाया और उसके बाद उनकी गुफ्तगू, ये तमाम चीज़ों के बावजूद आप उनका मज़हब गैस नहीं कर सके, मतलब ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई? नहीं, घर में है और सारा ख़ानदान जमा है, सब लोग जमा है, तो सोच नहीं सकता। फिर ये गैप चलें, स्टेट लाई सब्जेक्ट्स में हमारे सिलेबस में ऐसी चीज़ें आई, फिर पॉलिटिक्स हुई, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन ये ऐसी सराहियत भी बदली ना उससे। लेकिन ये ऐसी सराहियत कैसे कर गया कि लोगों के दिलों के अंदर तक ये चीज़ रच बस गई? देखिए, ये तो एक तो हुकूमत का इसमें काम है ना। ठीक है, अब वहाँ की हुकूमतों का तो कम ही बता सकता हूँ, इसलिए ज़ाहिर हम यहाँ रहे, हमारी बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन वहाँ भी यही हुआ ना कि वहाँ पे जो सॉलिडली हिंदू जो क्रूड था वो छोटा सा था। अब तो मोदी की तरह सब हिंदुत्व जो आ गई है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं उसका। हाँ, लेकिन उस ज़माने में एक छोटा सा बैठा है। लेकिन पंडित नेहरू और नुज़रत के नाना, दे वर क्लासमेट्स, फ्रेंड्स इन अलीगढ़, इन इंग्लैंड। बेतहाशा दोस्ती थी, यहाँ बाहर उनकी तस्वीर भी लगी हुई है उनके नाना के साथ। वो मुझे ये याद है कि वो एक दफ़ा इलाहाबाद पहुँचे तो वहाँ पे हिंदुस्तानी, वो हिंदी में नाम लिखे हुए थे, अंग्रेज़ी में और हिंदी में। तो उन्होंने कहा कि उर्दू कहाँ गई इसमें से? तो उन्होंने कहा कि उर्दू तो हटा दी। आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आपने हटा कैसे दी? और ये जो चिंगादड़ आपने लगाई हैं हिंदी के मुताल्लिक़,
आपने चमगादड़ों नेहरू was saying this. कि चमगादड़ें आपने लगाई, इसे तो कोई पढ़ नहीं सकता। अलीगढ़ में, इलाहाबाद में सॉरी। तो आप सोचिए कि वो अगर ये कह सकते थे। हैदराबाद में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक पिलर था, उस पिलर के ऊपर हिंदी लिखी हुई थी, तो अभी उसके ऊपर चूना वगैरह मार के उसको मस्ख किया, और वो इसलिए किया क्योंकि वो गांधी के अक़वाल थे। और आई एम नॉट, ये कोई ऐसी मैं हवा में बात नहीं छोड़ रहा हूँ, द प्लेस स्टिल एग्जिस्ट। और ठीक, तो गांधी जी जिनको हम सब बापू कहा करते थे बचपन से, और मेरी बर्थडे और उनकी बर्थडे एक थी। तो मैं जब छोटा था, जब 4 बरस का था, 5 बरस का, तो हम लोग कोई फिल्म देखने के लिए गए के साथ, तो वो गांधी जी की सालगिरह की कोई न्यूज़ रील दिखा रहे होंगे। तो मैं तो मुझसे कहता कि मेरी और बर्थडे उनकी, वो इतने बुढ़े हो गए, मैं अभी नहीं बुढ़ा हुआ। तो मुझे बताया कि भाई बहुत साल का फ़र्क पड़ता है ये वो, बट वी ऑलवेज कॉल्ड हिम बापू। और जब उनका इंतकाल हुआ पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है कि नमाज जनाजा तो नहीं होने वाली थी उनकी। नथुराम गॉडसे किल्ड हिम। हाँ, लेकिन जब उनके हुआ तो यार मेरे वाले तो बहुत रोए धोए बहुत, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने कोई ख़बर ऐसी नशर नहीं की कि जिसमें उसके खिलाफ हो, और कई लोग जो आए वो उसकी तारीफ़ करते रहे। It was said he was the man who lived for India but died for Pakistan. तो अब बेतहाशा यहाँ पे था। अब लोगों ने अब कहना शुरू किया कि जी हमको उनका हमेशा से नफरत थी। वो मैं आई हैव सीन दिस इन माई ओन आइज, ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ें जो हुई, ज़बान की बदली तो बहुत बेवकूफ़ी की हमने की ना, कि हमने आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ हिंदी के अल्फाज हटाए, फिर आहिस्ता और बढ़ गए, तो अब फ़ारसी की भी हटाना शुरू कर दी, और अरबी ज़्यादा हो गई हर चीज़ में। यानी अच्छा, वो हिंदुस्तानियों ने भी जितने उर्दू के अल्फाज उनके हिसाब से थे वो उन्होंने हटाने शुरू किए, लेकिन हुआ तो नहीं। फिल्में तो जब देखी हमने अंटिल वेरी रिसेंटली, वो सब उर्दू ही की होती थी, चाहे वो उसको हिंदी कहें जो भी कहें। इवन रिसेंट पास्ट तक मैं ये सोचता था कि हम इंडियन फिल्म्स जब देख रहे होते हैं, पूरी फिल्म A to Z समझ आ रही होती है, तो फिर इनको हिंदी फिल्म्स क्यों कहा जाता है? हिंदी और उर्दू एक्चुअली लफ्ज़ तो हिंदुस्तानी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगावतन, मतलब लैंग्वेज या कोई बगावतन लोग नहीं उसको अडॉप्ट करना चाहते। लेकिन हिंदुस्तानी जो ज़बान थी, मतलब उर्दू या हिंदी तो नहीं थी, वो मिला के थी। जी हाँ। अच्छा, और उसमें हमने कोई बेवकूफ़ी की चीज़ें हमने की और उन्होंने भी की। उन्होंने बहुत अजीब थे, मेरे रेलवे स्टेशन का नाम भगभग अड्डा रखा उन्होंने, तो भगभग अड्डा। बंगालियों ने शायद टेलीविज़न या टेलीफोन का नाम दूर आला पोनी रखा। सो ये चीज़ें बहुत रिजिडिटी। लेकिन वहाँ तो कोई आदमी वैसा नहीं हो जाए, मेरा बहुत जाता रहता था। ये चीज़ें कामयाब नहीं हो सकी। कोई आदमी कहते नहीं कि मैं भगभग अड्डे पर खड़ा हूँ, मतलब कौन गिलास, लेकिन वो रेलवे स्टेशन ज़रूर कहता है। अब गिलास को आप खोरा कौन बोलेगा? ठीक है, हम तो कह देते हैं। आप मैं तो पीता भी है आप खोरे में। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा सर, आपके पास आने से पहले आपको, यू आर नोन एज जैक। मैं सोच रहा था कि जैक हैं, कम से कम कुर्ता पजामा तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग जैक तो ZA के एग्जैक्टली, बट नो आई जस्ट थिंक ये चीज़ बहुत अरसे बाद देखी और दिल खुश हो गया। सो ये जो कल्चर था, ये सारा कल्चर जो लोग यहाँ, ये कहाँ चला गया? लाइक एक एज ग्रुप है जो कि इसको ज़िंदा रखे हुए है अभी तक, लेकिन उसके बाद अब ये शादी तक रह गया, दूल्हा खुसा पहनेगा, दूल्हा पजामा पहनेगा, कुर्ता पहनेगा, उसमें कुछ ये कहाँ चला गया? ये इनके साथ क्या हुआ? तो ये कोई देखे ना, ये कोई लिबास, अब मेरे पर सगड़ दादा जो भी होंगे तुर्की से आए, तो तुर्की में तो ये नहीं पहन रहे होते थे। सही। अच्छा, और शलवार को सलवार कहते हैं वहाँ। सही, हाँ जी। तो अच्छा, तो वो ये तो नहीं पहनते थे ना, ये आया कि हिंदुस्तान से मिला कुछ, वहाँ से मिला कुछ, ये तो बदलता रहता है। जीन्स में पहनता हूँ आजकल, यू लुक अमेजिंग इन टी-शर्ट एज वेल। हाँ, तो वो तो ठीक है। तो ये तो सब ऐसा ऐसा बदलता रहता है। जो एनफोर्स किया, जैसे कि अंग्रेज़ आए, उन्होंने कहा जी आप ऑफिस में आएंगे तो टाई पहने और फलाना पहने और ढमाक पहने और कोट सूट पहने, तो पीपल चेंज। और अब बहुत से लोग सूट पहन के घूमते रहते हैं, गर्मी के मारे, गर्मी के मारे काला काला सूट पहने लॉयर खड़े होते हैं। अंग्रेज़ जो थे वो ठंडे इलाके से आए, उनका कल्चर ठंडे इलाके वाला था। हम लोग पैंट कोट के साथ ऐसा चिपके बगैर ये सोचे कि हमारे मौसम को सूट नहीं करता, हमारा मौसम कितना बुरा है, उसके ऊपर टाई, ऊपर वाला बटन भी बंद करना है। बिल्कुल। तो ये तो तरकीबें होती जाती हैं, बदल जाता है।
तो ये तो हर जगह हुआ। अब हिंदुस्तान में आप देखिए, जब कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस होती थी तो पंडित जी हमेशा अपनी शेरवानी में और वो जो टोपी, कश्ती वाली टोपी हम भी पहनते थे, अभी भी रखी हुई। अच्छा। तो वो पहनते थे, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सूट पहन के जाते थे। और वो सैयद मोहम्मद जाफरी एक शायर थे यहाँ, बहुत अच्छे सैटिरिस्ट थे, तो उन्होंने एक वो नज़म लिखी थी यूएनओ की, उसमें तो उसमें लिखा था कि जब उठाएगा सर कोई अंग्रेज़, साथ आप अपना सर हिलाइएगा, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इसलिए कि तो ये तरकीबें आज तक बदल गई। तो ये चीज़ों का बदलना जो है ये तो दुनिया भर में होता है, और जो रूल करता है वो ये करता है, डोमिनेंट नॉलेज फुकॉल्ट ने जो कहा था। अब देखें ना, मुगल्स वहाँ से आए यहाँ होंगे तो वो ये तो नहीं पहने होंगे ऑब्वियसली, लेकिन बहादुर शाह जफ़र तो यही पहनते थे, और रंगरखा भी पहनते थे, और डांस भी करते थे, कथक। तो फिर हालत भी देखें, वो फिर यही करते थे सर। तो यही करते थे, लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए तो कल्चर हैज़ चेंज्ड ओवर ईयर्स। ये इसमें तो कोई खराबी या खामी कहना बेकार है, खराबी खामी नहीं है, लेकिन बट देयर आर थिंग्स जो कि अच्छी लगती हैं। ठीक है, बस हमारे साथ या मेरे ख्याल में सबके साथ, जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है या मादूम हो जाती है, ख़त्म होने लगती है, उसके बाद वो प्यारी लगने लग जाती है। जैसे अब कुर्ता पजामा प्यारा लगने लग गया है। हाँ, अब लोग पहनते हैं। एक ज़माने में साड़ी बैन थी, हाँ एग्जैक्टली, टेलीविज़न के ऊपर नहीं पहन सकते थे, और दुपट्टा सर पे रखना पड़ता था, न्यूज़कास्टर्स को जो लाजिम कर दिया था। जी हाँ बिल्कुल। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, ये बेवकूफ़ी की चीज़ें चलती रहती हैं, और ये अच्छी चीज़ें भी चलती रहती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अच्छी चीज़ें ख़त्म जल्दी हो जाती हैं, बुरी चीज़ें फैल जाती हैं बहुत जल्दी। ये ज़िंदगी भर का मसला है, चाहे कुछ भी करें आप। जो आप अगर मसलन डाका मारना, आजकल तो आप रोज़ पढ़ेंगे अखबार में, कई बार उनके घर जो डाका हुआ, उनके घर डाका हुआ। जब हम झोड़निया थे तो उस ज़माने में कोई डाका तो कोई नहीं डाल रहा था, मतलब डाका तो मेजर थ्रेट कि भाई किसी के यहाँ डाका पड़ गया, पुराने जानने वाले थे उनके यहाँ डाका पड़ गया, तो वो भी नहीं होता था। उनके अखबार में पढ़ लिया कि किसी का डाका पड़ गया, तो सोचते थे माय गॉड डाकू आ गए वहाँ पे। किसी ज़माने में गरारी वाला, जब अगर कहीं खंजर खुल जाता था तो शहर बंद हो जाता था। अब गरारी वाला, मैं गरारी वाला हूँ। मैं जब यानी एक सुल्ताना डाकू थे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर, तो हम जब रांची में थे तो उस ज़माने में सुल्ताना डाकू रांची में थे। हमारे नौकर साहब जो थे सलामत खान साहब, उनके साथ मैं वॉक पे जाया करता था। तो एक जगह जा रहे थे हम लोग, तो सामने से कुछ घोड़े उधर से गुजरे, तो सलामत ने कहा कि यहाँ से बढ़ के चलते हैं, ये डाकू आ रहे हैं, सुल्ताना डाकू के लोग हैं। तो अब देखा तो मैंने कुछ नहीं, लेकिन ये देखा घोड़े भाग रहे, तो हम वापस आ गए। मैं उसको ये सुल्ताना डाकू, उसने बताया मुझे कि डाकू है और मार देता आदमियों को, ये करता होता। मैंने घर आके अपने वालिद को बताया या वालदा को बताया कि भाई वो सुल्ताना डाकू यहाँ से गुजर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ही स्टेज जस्ट आउटसाइड रांची, आजकल वहाँ पे है। लेकिन कोई मुलाकात किसी की नहीं हुई थी कि मतलब घरों में आ गया कुछ है। वो डाका मारता था, वो अंग्रेज़ों के यहाँ बहुत करता था। लेकिन ये कि रॉबिन हुड टाइप की चीज़, वो आदमी मज़ेदार था, वैसे वो भी रॉबिन हुड जैसे ही था। तो यू नो दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी डिफ़िकल्ट नाउ टू मेंटेन, कि वो चीज़ें, वो तो अब बुरा था। तो डाका तो आजकल घर घर में, यहाँ नहीं हुआ तो उस घर में हो गया। कोई ना, रिश्तेदारों में से हमारे कई लोग हैं जिनके सड़क पर मग एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, कहीं नहीं हुआ तो मैंडेट पे हो गया। वहाँ तो हो ही जाता है। लेकिन ये तो यू नो दीज आर थिंग्स विच ऑलवेज स्प्रेड फास्टर, क्योंकि उनके पास बंदूकें भी होती हैं, उनके पास खंजर भी होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, और वो स्प्रेड करते हैं। आप देखें जो 9/11 नहीं, जब रशियन का जब हमारा गड़बड़ हुआ 79, जब अफ़गानिस्तान वन वॉर 1979, तो उसमें हम लोगों ने तो बहुत मदद की उनकी। जी हाँ। और जब वो हो गई मदद, वो छोड़ के चले गए, अमेरिका भी चला गया, जिन्होंने सब बनाए थे उसामा बिन लादेन सब कुछ, वो भी चला गया। तो ये जो लोग जंग कर रहे थे, इनके पास थी बंदूकें, और वो पठान भी थे बहुत से, उनको आता भी था कि बंदूक कैसे बनाते हैं। तो बंदूकें बिकेम द मोस्ट पॉपुलर थिंग हियर। क्लाशनकोव जब बहुत इन हुई। हाँ। अब मैं वहाँ पे एक लेक्चर दे रहा था लाहौर में, एक जगह यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक पठान लड़का था,
तो मैंने कुछ लेक्चर्स के जैसे मैंने कहा कि भाई गाड़ी वाड़ी लोग लेके आते हैं, उनके पास 2-2 गाड़ियाँ 3-3 गाड़ियाँ, यहाँ एक नहीं किसी तरह चलती, तो उनके पास 3-3 गाड़ियाँ कस्टम है मुलाजिम, तो ज़ाहिर है मालूम है कहाँ से आती है, सबको मालूम है, बच्चों को भी मालूम होगा, सबको मालूम होगा। तो दिस पठान बॉय सेड के बट दैट्स वेरी ईजी, क्योंकि देखिए ना आपके तो गाड़ी 50,000 रुपये की मिलती। मैंने कहा 50,000 की तो कोई गाड़ी नहीं है, लाखों की गाड़ी। इसे नहीं नहीं, यू हैव टू बाय अ गन विच कॉस्ट 50,000 रुपीज़, आफ्टर दैट यू हैव टू टेक एज मेनी कार्स एज यू वांट। अच्छा भाई ये भी सही। सो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा सर, आपने कहा कि बुरी चीज़ बहुत जल्दी फैलती है। अच्छा, लेकिन उसके बाद आप एजुकेशन सेक्टर के साथ भी वाबस्ता रहें, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो आप एजुकेशन सेक्टर के साथ भी रहे, आपने टेक्नोलॉजी में उस टाइम पर आपने टेक्नोलॉजी में काम करना शुरू किया जब टेक्नोलॉजी बहुत वाइड स्प्रेड नहीं थी, चंद एक लोगों को मालूमात थी और बहुत अमीर लोग थे जो कि ले सकते थे चीज़ें, मशरूम इसका ग्रोथ नहीं थी, लैपटॉप मोबाइल ये वो आपने असम्बल करके कंप्यूटर सेल भी किए, सारा काम किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी का जितना फ़ायदा पूरी दुनिया ने उठाया, हमने अभी तक उसका उतना फ़ायदा, मैं मासेस की बात कर रहा हूँ, आम इंसानों की, किसी ने बढ़ने भी नहीं किया। गवर्नमेंट की साइट जाके देखें तो आपको मालूम होगा किसी की हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ अब जा रहे हैं, जब बहुत आधी से ज़्यादा दुनिया। जब 84 में मैंने पहली कंपनी यहाँ शुरू की। जी हाँ। और उस वक्त कंप्यूटर्स में IBM था और इक्का दुक्का बड़े बड़े कंपनीज थी यहाँ पे। और IBM के जो हेड थे वो मेरा क्लास फेलो था स्कूल से। ओके। तो मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि मैं एजुकेशनल कंप्यूटिंग दाखिल करा रहा हूँ और तुम्हारे तो बहुत से जानने वाले लोग होंगे स्कूल्स में भी इधर उधर, तो मुझे इंट्रोड्यूस करा दो, इसलिए कि मैं बाहर रहता था मर्चेंट नेवी को। तो मैंने कहा मुझे इंट्रोड्यूस करा दो। तो ही सेड व्हाट कंप्यूटर्स आर यू टॉकिंग अबाउट। मैंने कहा BBC है, एप्पल है। ही सेड डोंट बी सिली, ये 1-2 साल चलेंगे, दिस इज अ टॉय, व्हाई वुड समबडी वांट अ कंप्यूटर एट होम। मैंने कहा यार लोग खरीद रहे हैं। IBM's head said this. Head of the IBM, yeah. Okay. So I said कि मैं तो लोग खरीद रहे हैं, हांगकॉन्ग में भी उसकी बिकना शुरू हुई है। He said हाँ आई नो बिक रहे हैं, लेकिन ये दिस इज़ अ टॉय, क्रिसमस में 2 क्रिसमस चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। आई सेड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस, यार मैं दुनिया भर देख के आता हूँ, तुम भी IBM के हेड हो यार, तुम तो कैसी बात है। तो उसने मुझे उठा के किताब दी जो उनका IBM का एनुअल फंक्शन होती थी। तो उसमें बिल गेट्स साहब थे जिन्होंने कहा कि 5 कंप्यूटर्स हैं दुनिया में बड़े IBM के, और एक और की ज़रूरत है, इसके आगे तो कोई ज़रूरत भी नहीं होगी कंप्यूटर्स की। और 640 मेगाबाइट रैम जो है, इससे ज़्यादा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल गेट्स साहब की, who is now one of the world's leading champion। उन्होंने कहा इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा देखो 640, उसने कहा तुम्हारे कंप्यूटर, he said भाई ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इंस्टॉलेशंस, जैसे कि आप PIA के पास है, एक IBM है, और उसके बाद छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, उसमें 640 मेगाबाइट्स है, एक मेन फ्रेम है, ख़त्म। तो मैंने कहा मेन फ्रेम कितने का होता है, तो वो पता नहीं कितना बताया कि लाखों के नहीं होता। आई सेड फाइन, तो तुम्हारे ख्याल में सेंट पैट स्कूल या ग्रामर स्कूल या कोई उसको ख़रीदेगा? तो इसे उनको तो कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना भाई। दिस इज़ द हेड ऑफ IBM। हेड ऑफ द IBM himself did not have an idea कि वो क्या होने वाला है। बिल गेट्स को नहीं मालूम था तो उसको क्या मालूम हो। तो आई मीन, सो इट्स नॉट अननेसेसरी, पीपल थॉट ऑल दीज थिंग्स, मेनी पीपल सेड दिस, द एक्चुअल हेड ऑफ IBM ऑल्सो सेड कि इसके पास जरूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन टेक्नोलॉजी के बारे में शुरू में स्पेकुलेशन इसी तरह की होती इसलिए कि वो जो बड़े मेन फ्रेम्स थे ना, जब मैंने उससे कहा कि ऐसे, उन्होंने कहा कि तुम अपना कंप्यूटर बेचो यार, तुम समझ लो बेच लो, मैं तुमको 2-3 स्कूल के नाम बताया, तो मैंने तुम्हें कितने बेचोगे, यू आर मेकिंग अ फन क्रेजीनेस आउट ऑफ दिस। मैंने कहा यार वो मैं जो भी क्रेजी हूँ मैं बेच दूँगा, तुम्हारी सॉफ्टवेयर कितने की होती है सॉफ्टवेयर, तो बताया एक 3 लाख की होते तो 5 लाख की पुरानी होती। तो मैंने कहा यार 3 लाख और 5 लाख तो नहीं दे रहा ना सॉफ्टवेयर किसी के, मेरी $10 की सॉफ्टवेयर होती है, तो और वो मैं बेचूँ, तो इसे $10 की सॉफ्टवेयर तो हो भी नहीं सकती। मैंने कहा यार एजुकेशनल कंप्यूटिंग की सॉफ्टवेयर है, वो हर वही काम करती है तुम्हारे सॉफ्टवेयर करता है, छोटे से मेरे पे करती है, तुम्हारे बड़ा लिमिट होगा ठीक है, लेकिन स्कूल तो नहीं लेंगे।
तो इससे अच्छा तय ये होता है, चलो तुमसे मैं शर्त लगाता हूँ, यू गो टू दिस 4 schools that I'm giving you the name of and you tell me after 3 months कि तुमने इन 3 स्कूल से बातचीत की, इनको कन्विंस किया, इनको दिखाया, तुमने 4 कंप्यूटर भेज दिए इनके हाथ। ऐसे हो रहा 4 कंप्यूटर्स का टारगेट 3 महीने 3 का। महीने का। तो मैंने इन 3 months I went back to him and I said these are the receipts. I sold 130 computers. 4 का टारगेट था, आपने 126 ज़्यादा बेच 130 दिए। कंप्यूटर बेचे। My wife and I used to go and train them, train the teachers, train the students. Were you working at public schools or private schools? No, private schools. Okay. Public तो कोई खरीदने को तैयार नहीं। Okay. तो प्राइवेट स्कूल में जाके बेचे, यहाँ भी बेचे, लाहौर में बेचे, इस्लामाबाद में बेचे, और एक स्कूल पेशावर में बेचा। ये कितने के होते थे सर उस टाइम कंप्यूटर्स? 30,000 रुपीज़ का होता। 30,000 रुपीज़। तो इन सब ने, किसी ने 1 लिया, किसी ने 3 लिए, किसी ने 2 लिए। 1 महीने के बाद किसी ने लैब बना दी 10 की, किसी ने 8 की। हैदराबाद में बेचे, सक्खर में बेचा, भावलपुर में बेचा। सो इट यूज्ड टू बी क्वाइट अ लॉट ऑफ फन एंड व्हेन वी सेट अप अ सेंटर ऑफ टीचिंग द ट्रेनर्स, तो टीचर्स आती थी वहाँ, ज्वाइन करती थी, सीखती थी, जाती थी। अच्छा खासा चल रहा था काम। जो बीच में गड़बड़ ये हुई कि जब कोई चीज़ स्कूल में आप दे दें तो इसका मतलब है यू वेंडेड, ये उस वक्त अंदाज़ा नहीं था मुझे, और स्कूल से वाकफियत हुई, समझ में आया, आप कोई चीज़ स्कूल को दे दें तो वो उसका सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो कर सकते हैं, इसलिए कि उनको इम्तिहान चाहिए हर चीज़ में। अब कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ आप कर रहे हैं, वो तो ना सॉफ्टवेयर को समझते हैं, जो हो रहा है वो तो अच्छा हो रहा है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को नहीं समझते, उनको एग्जामिनेशन के लिए चीज़ चाहिए। अब एग्जामिनेशन में वो क्या दिखाएं? अगर आप पेंट कर रहे हैं जहाज़, हवाई जहाज़ बना दिया आपने, हवाई जहाज़, आर्टिस्ट तो आजकल बहुत हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, उस ज़माने में तो नहीं थे, तो किसी ने सीख लिया, तो वो उसका टेस्ट नहीं है उनके पास कोई तरकीब ना, उनको तो लिखा है येस नो, 100 में से 50 मिले या 30 मिले। तो उन्होंने काम ये शुरू किया कि इस चीज़ें, सिस्टम्स जो थे इसको उन्होंने डिस्ट्रॉय ये किया कि इसको एजुकेशनल सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने कहा नहीं, कंप्यूटर स्टडीज़ होंगी। कंप्यूटर से उनको दिलचस्पी थी। कंप्यूटर स्टडीज़ में कितना रैम है, कितना रोम है, कितनी टेम्परेचर तक चलता है, माउस क्या करता है, उसके आगे पीछे चलाने की क्या, उसके अंदर मशीन कौन सी लगी होती है। दीज वर द क्वेश्चंस दैट बिकेम पार्ट ऑफ द करिकुलम, जिसका कोई ताल्लुक नहीं। आपके पास भी कंप्यूटर, उनके पास, आपको मैं पूछूं कि इसके आपके माउस के अंदर क्या चीज़ चल रही होती, तो होगी यार, कुछ चल रही होगी, मूविंग इट, आई मीन दैट्स ऑल। उन्होंने जैसे गाड़ी के लिए उन्होंने किया ना, बिल्कुल फिज़िक्स डिपार्टमेंट में एक छोटा सा ऑटोमोटिव एरिया बनाया, उसमें भी यही था, रैम कितना, वो मतलब यू नो इसके अंदर ये चीज़ कितनी है, पुरानी कितनी। दे वांट आंसर्स एंड दोज आर नॉट द आंसर्स दैट द चाइल्ड नीड्स इन एनी टाइम। इट्स लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर हु विल नीड दोज थिंग्स, ही इज़ नॉट गोइंग टू यूज दैट एट क्लास 7, ही विल यूज इट व्हेन ही वांट्स टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड ही विल लर्न दैट। एक डॉक्टर बनना चाहेगा तो उस वक्त सीखेगा, तो बायोलॉजी आप उसको सिखाएंगे, वो एक जनरल ह्यूमन बॉडी के मुतालिक कि भाई ये है पुराना वाला। यू डोंट हैव टू गेट इनटू एवरी ब्लडी एस्पेक्ट ऑफ इट, कि हार्ट जो वो कितने मिलीमीटर पंप करता है और कितनी देर में करता है। दिस आर थिंग्स व्हेन ही बिकम्स इंटरेस्टेड इन दिस। स्कूल सब चीज़ें यही करता है कि जो इसका कोई ताल्लुक आप नहीं, बेसिक के अलावा प्राइवेट गवर्नमेंट हर स्कूल का मसला सब ये है। सब गवर्नमेंट के पास तो कुछ पैसा भी नहीं, वो देना भी नहीं चाहते। ये दूसरी वाली बात से मैं एग्री करता हूँ कि उनके नहीं पैसा है भी, लेकिन वो देखिए ना, देना एक नहीं चाहते प्राइवेट, वाली हाँ नहीं, प्राइवेट स्कूल जो होता है ना, मसलन बीकन हाउस को आप लेना, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल। आई नो देम, आई लिव विद देम, आई गो इन लाहौर एंड स्टे इन देयर हाउस ऑल द टाइम, बहुत दोस्ती है उनसे। काम तो मुझे कंसल्टेंट भी रखा, अरसे तक मैं उनको कंसल्टेंट भी रहा, और अभी भी जब जरूरत होती है तो बुला देते हैं कंसल्टेंट के तौर पर आता। मैं उनसे हर दफ़ा जाते हुए कहता हूँ कि देखो, यू नो आई हेट स्कूल्स बट यूर अ फ्रेंड। और मैं स्कूल में जाके जब पढ़ाना शुरू करता हूँ अबाउट, मैं कंप्यूटर्स पे नहीं दिलचस्पी रखती स्कूल के लिए। आई गो एंड टीच दम इंग्लिश, आई टीच दम मैथमेटिक्स, आई टीच दम ज्योग्राफी, आई टीच दम हिस्ट्री,
आई कीप फाइटिंग विद दीज पीपल कि खुदा के लिए हिस्ट्री और जोग्राफी को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बनाओ, इसलिए कि ये अलग नहीं हो सकते। हमारे यहाँ स्पाइसेस, टी, दीज वर थिंग्स दैट द ब्रिटिश एंड हॉलैंड एंड एवरीवन केम कॉन्कर्ड, उनके नहीं होती थी ये चीज़ें। तो वो यहाँ आए ये चीज़ें लेने के लिए। हिंदुस्तान में आके एक प्राइवेट कंपनी टी, ब्रिटिश इंडिया टी कंपनी ने मिला के मुल्क छीन लिया हमसे। हमारे पास जितने लोग थे, अगर वो खड़े हो तो मेरे ख्याल में पत्थर ही फेंकना शुरू करते तो वो मर जाते थे जितने, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों को इस्तेमाल किया, सब कुछ किया। तो जहाँ ज्योग्राफी थी वहाँ चीज़ें थी, वहाँ वो आते थे जो उनके पास नहीं थी। स्पेन तो नहीं गए वो लड़ने के लिए, स्पेन के लिए गए वहाँ पे ज़ाफ़रान के लिए। शशि थरूर ने इसके ऊपर, शशि थरूर का लेक्चर था, इट वाज वेरी अमेजिंग। जो उसने कहा कि यू से कि हम एक पुअर नेशन है और ये वो, तो उसने कहा कभी भी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ओके, सो उसने कहा कि कभी भी कोई बंदा किसी गरीब को लूटने नहीं जाता, लूटा हमेशा अमीर को जाता है। तो इफ ब्रिटिशर्स केम हियर इट मींस कि हम उस जमाने में भी अमीर थे, तेज थे, बिल्कुल तेज थे, और हमारा कल्चर भी था और उनसे बहुत पुराना था। जिस ज़माने में हमारे यहाँ बोस्तान और हाफिज़ और शिराजी थे, उस ज़माने में वो बंदर पे अभी तो लेटे हुए थे लिटरली, आधे तो उनके यहाँ से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं थे। देयर वॉज अ टाइम इन यूरोप जब मलका नहीं नहाई का सालों तक नहीं नहाते थे, उस ज़माने में यहाँ के इतर से नहा रहे होते थे। तो ये तो एक अजीब सी चीज़ है ना। तो वो आते इसलिए थे कि ज्योग्राफी की वजह। चाइना गए चाय के लिए गए, वहाँ उनको चरस बेच के अफीम की फिर जंग वहाँ लगा दी। तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी, उसी हिस्ट्री उस वक्त बनती है जब ज्योग्राफी के लिए वो आए। मुगल्स हमारे पास आए बिकॉज वी वर नेक्स्ट डोर। अमेरिका तो नहीं गए ना वो, बाबर यहाँ आया जब वहाँ से उसको निकाला। बिल्कुल। तो ये तो आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल दिस पीपल कि यू नो हिस्ट्री ज्योग्राफी हैज़ टू बी डन टुगेदर। ये अलग अलग दो सब्जेक्ट्स नहीं हैं। इवन आप यूनिवर्सिटी ग्रेड्स ले लीजिए या कॉलेज पास आउट ले लीजिए, मैप रीडिंग नहीं आती, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैप रीडिंग नहीं आती, अलग कितना इम्पोर्टेंट आपको ये तो पता होना चाहिए। आप मुल्क के किसी ऊंची जगह बैठे। स्कूल में बच्चों को सिखाते थे कि अपने घर का मैप और उसके बाद इसके मोहल्ले का मैप बनाओ। आपने मुझे जो अपना मैप भेजा था, मैं उसको देख के सोच रहा था कि ये क्या चीज़ है, इसका मैं क्या करूँगा। मैं नहीं, वो इसलिए कि बता नहीं सकते वो। Exactly. मकान का नक्शा बताते हैं, कोई चीज़ इधर से उधर होती है, कोई चीज़ उधर, कोई आइडिया नहीं, इसलिए की चीज़ें सिखाई नहीं जाती। एग्जैक्टली। ह्यूमन चीज़ें उनको सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मसलन फर्स्ट एड शुड बी पार्ट ऑफ एवरी चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली। इसलिए कि तो घर में होता है सुबह। इमरजेंसी की फर्स्ट एड के अलावा इमरजेंसी की बहुत सारी और भी सिचुएशंस होती हैं, इसलिए कि ये तो घर में जब हम बचपन में यहाँ पढ़ते थे स्कूल में, तो ऑल द एक रेड क्रेसेंट सोसाइटी थी और एक वो थी रेड क्रॉस सोसाइटी, वो फ्री ट्रेनिंग दिया करती थी हम लोगों को। तो हम लोग जाया करते थे, हमारे सर्टिफिकेट मिल जाता था। दे यूज्ड टू टीच अस ऑल दिस। वो भी ख़त्म कर दिया हुकूमत ने। स्काउट्स हुआ करते थे, स्काउट्स हुआ करते थे, गर्ल गाइड्स हुआ करती थी। गर्ल गाइड ट्रेनिंग होती थी, एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी। माय मदर टुक दैट। और वो जो गर्ल गाइड्स थी वो हुकूमत ने कह दिया कि वो जमा नहीं हो सकती एक जगह। सारी चीज़ें तो हम जो दिल चाहे करना चाहे कर लेते हैं। तो एनीवे, तो ये चीज़ें तो आमतौर पे हुई। तो कंप्यूटर्स में बहुत चीज़ें, मैं जाता था स्कूलों में, बीकन हाउस के पास जाता था मैं, एंड आई मस्ट से कि ख़राब स्कूल्स तो बहुत ही होते हैं, बीकन हाउस भी उतना ही ख़राब होगा, लेकिन सबसे कम ख़राब है। इसलिए कि मैं तो उनके घर रहा और हमेशा रहा, 6-6 महीने भी रहा जाके उनके। वैसे जो स्कूल के बच्चे की जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, वो जितना परसेंटेज पैसा बीकन हाउस देता है टीचर्स की ट्रेनिंग को, खर्चा बहुत करता है, खर्च करता है। वो जो नंबर 2 स्कूल होगा विच इज़ द सिटी स्कूल, जो उनकी बहन का ही है और झगड़ा भी है उनका, स्कूल जो है वो उसका आधे से भी कम देता है, और उसका अगला जो है वो उसका 1/10 भी नहीं देता। तो मैं मिसेस कसूरी से एक दफ़ा पूछ रहा था कि ये आप इतनी ट्रेनिंग करती हैं, तो वो स्कूल आपके दूसरे जो लोग हैं वो उनको ज़्यादा पैसे ऑफ़र करके ले जाते हैं आपके यहाँ से, फिर आपको एक नया टीचर ट्रेन करना पड़ता है। तो शी से तुम्हें कि बेटा ऐसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, वहाँ भी टीचर सही पढ़ा रहा होगा।
वाह। तो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस कि अगर ये आपके दिमाग में है कि वहाँ वो ले जाता है तो वहाँ तो बेहतर पढ़ा रहा होगा ना, तो उसका फ़ायदा है। प्रोफेशन, वैसे जितने भी प्रोफेशंस हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ मुझे समझनी थी आपसे। हम चाहे वो किसी भी स्कूल का बच्चा लें, एक्सेप्शंस होंगी, ये बात सब पे फिट नहीं हो सकती, एक्सेप्शंस होंगी डेफिनेटली। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का है, कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल का है, और प्राइवेट में कोई बच्चा प्राइवेट के एलीट स्कूल का है, मैं उन एलीट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जैसे बीकन हाउस, सिटी स्कूल, नहीं, और उससे बड़े बड़े हैं भाई, उनसे मेरा कोई इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं, सो आई डोंट नो अबाउट दैम। मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ के बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, कचरा रोड पर फेंक रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, बीच रोड पे पार्किंग हो रही है बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के। वालिद या वालदा या अब तो और ज़्यादा ज़रूरत भी, 2 गार्ड्स भी साथ आते हैं स्कूल में। आते हैं वो स्कूल में बाहर से आके छोड़ के जाते हैं, और बंदूक लिए खड़े बैठे होते थे कि जब तक वो बच्चा अंदर नहीं जाएगा उनके पास बंदूक है। जब हम स्कूल जाया करते थे, खैर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मेरे वालिद के पास, लेकिन फाइनली जब उनके पास थोड़े से पैसे आए, उन्होंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदी। तो जब मैं स्कूल में था तो वो गाड़ी मुझे ड्राइवर ले गया स्कूल। तो जहाँ हमारा स्कूल था उससे कोई 20 गज़ के दूर पे एक आदमी खड़ा होता था गाड़ी पार्क करने के लिए। बच्चा यहाँ से वॉक करके अंदर जाएगा, गाड़ी की रात नहीं है स्कूल में, तो नहीं आ सकता था। जब मैं सेंट पैट्स में गया मैं, तो एक कमिश्नर थे जिनका इंतकाल भी बात को हो गया, उनके पास गाड़ी थी और उनकी बीवी भी चलाती थी। तो वो अपने बेटे को लेके आई, तो उस आदमी ने कहा कि यू कांट ब्रिंग हिम। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ जो है वो कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा चाहे अल्लाह मियाँ भी हो, आप गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते। तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप इसको आप रोक नहीं सकते, वो गाड़ी जैसे वो कह के स्कूल ही मेरे घर ले आओ तो सो बेसिकली द क्वेश्चन वॉज कि जैसा आपने कहा स्कूल्स में बेसिक एड नहीं दिया सिखाया जा रहा है, इमरजेंसी हैंडलिंग नहीं सिखाई जा रही। सो स्कूल्स में कौन सा स्कूल है जहाँ पे मोरालिटी सिखाई जाती हो? हमारे बचपन में तो सिखाई जाती थी। नहीं, मैं आपके अभी की सेंट पैट्स, आई वाज इन मैरी कोलासो स्कूल एंड आई वाज इन सेंट पैट्रिक्स, बोथ वर फेयरली गुड स्कूल्स। तो उसमें तो मोरालिटी के क्लासेस दोनों जगह हुआ करते थे। और जिस ज़माने में जब मैं उसमें था सेंट पैट्स में, तो चूँकि वो एक क्रिश्चियन स्कूल था तो उनके यहाँ एक रिलीजियस टीचिंग होती थी। तो जिस ज़माने में रिलीजियस टीचिंग हो रही थी तो नॉन क्रिश्चियंस वर रिमूव फ्रॉम दैट क्लास एंड सेंट टू अनदर क्लास विच वाज अ मोरालिटी क्लास। अब हम देखें, आपने कहा कि आपने मोरालिटी की क्लास अटेंड की है। अब हम ये कहते हैं कि हम मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं और असरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक, और हमें दुनिया के साथ चलना है वगैरह वगैरह। जितना आगे हम अपनी तालीम को मॉडर्न बनाते जा रहे हैं, अप टू डेट बनाते जा रहे हैं, और कितने मज़े की बात है कि अब मोरालिटी नहीं सिखाते। पुराना जो तालीम का निज़ाम था उसमें देखिए बाहर से भी आते थे लोग सीखने के लिए, शेक्सपियरियन सोसाइटी के लोग यहाँ आया करते थे, स्कूलों में प्लेस किया करते थे, टॉप एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। वो भी ख़त्म हो गया। ब्रिटिश काउंसिल बाहर से लेके आती थी लोगों को सिखाने के, ड्रामा वाले आते थे यहाँ पे, वो भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि यहाँ की हुकूमतें चाहती भी नहीं है। कोई हुकूमत, और मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो चाहती है कि एजुकेशन ऐसी हो जाए कि लोग पढ़ लिख जाएं, क्योंकि अगर पढ़ लिख गए तो उनको वोट तो नहीं देंगे। अच्छा, फिर देखें अजीब सी बात है, चलें स्कूल में मोरालिटी की क्लास नहीं हो रही, CSS में आप एक कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं इस्लामियात, आप स्कूल में पढ़ते हैं इस्लामियात, आप वो पास करते हैं, आप आगे आते हैं। आप जो सब्जेक्ट कंपलसरी पास करके आ रहे हैं उसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी का आप हाल देख लीजिए। नहीं उससे कोई फर्क नहीं, देखिए ना फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, क्यों नहीं पड़ता? नहीं इसलिए देखें, आपने मुझसे पहले भी पूछा ना कि एक एजुकेशन से दिलचस्पी, एक चीज़ होती है लर्निंग, जी हाँ, और एक होती है एजुकेशन। ठीक है, लर्निंग तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो ज़बान सीखता है, चलना सीखता है, जो कि नहीं चल सकता था, अब वो चलना भी सीखता है, कुरेदता है, बैठता है,
हर चीज़ उठा के मुंह में रख लेता है कि इसका टेस्ट कैसा है, हर चीज़ खाना चाहता है, हर चीज़ को हाथ लगाना चाहता है, बिकॉज ही इज़ लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स कि ये चीज़ क्या है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल एनिमल्स, मैन, ह्यूमन बींग्स, एवरीबडी डज दिस. जब वो स्कूल में दाखिल होता है तो उसकी लर्निंग बंद कर देती है. एजुकेशन इज़ समथिंग दैट इज़ डन बाय द पावर्स दैट आर देयर, गवर्नमेंट पावर्स. किसी जगह भी जाइए दुनिया में, द गवर्नमेंट पावर्स डिक्टेट कि करिकुलम क्या होगा, इतने सब्जेक्ट्स होंगे, इतने परसेंटेज पे आप 30% पे पास हो जाएंगे, वो 50% पे, कोई कहेगा 85%, जो भी रखेगा ये करेंगे. उससे उस बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होता. उसकी लर्निंग की एबिलिटी आपने बंद कर दी. अब वो अगर क्लास में बैठा है और आप मेरे पास बैठे हुए हैं और वो उसने कुछ समझाया टीचर ने और मेरी समझ में नहीं आया और मैंने आपसे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी यार ये मेरी बस समझ में नहीं आई, क्या किया है, तो वो टीचर वहाँ से पत्थर मारता है मुझे या डस्टर फेंकता है और कहता है कि आप अंदर बात करेंगे तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा. जब आप घर से बड़े होकर निकल के बाहर जाते हैं दफ्तर में और दफ्तर में आप बैठे होते हैं तो आप किससे बात नहीं करते, हर आदमी से आपको बात करते हैं, इसलिए कि एक अकाउंटेंट है, एक फिजिशियन है, एक फलाना है, एक धमाका है. डोमेस्टिक स्टाफ से भी बना हर के एक से रखना बात पड़ती करते है. हैं. एग्जैक्टली. आप डॉक्टर बन जाते हैं, अकेला तो नहीं जाके आप कर ठीक करते यार, आपको सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको असिस्टेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको नर्स की भी ज़रूरत पड़ती है. बात तो सबसे करना ज़रूरी है. स्कूल में ये होता है कि आप बात नहीं कर सकते सिवाय रिसेस के, है ना. बाद स्कूल में ये होता है कि रिसेस में आप उर्दू ना बोलें, अंग्रेज़ी बोलें, अंग्रेज़ी ना बोलें तो उर्दू बोलें, बाहर बाहर 10 रुपये फ़ाइन उर्दू का एक लफ्ज़ बोलने पर. अच्छा, तो ये तो हर चीज़ से मुख्तलिफ है, इसलिए कि दिस इज़ बीइंग डायरेक्टेड बाय समबडी हु इज़ इन पावर. और जो पावर वाला है वो बदलता रहता है. मसलन जिन्ना साहब थे, फिर लियाकत अली ख़ान आए, फिर वो भी चले गए जल्दी से. उसके बाद आपके पास बहुत से लोग आए, जो बहुत से लोग आए, शिया आए, सुन्नी आए, जो भी आए, और उन्होंने कहा, उनको डॉक्टर सलाम पसंद नहीं थे कि वो अहमदी हैं. उनके अहमदी होने से साइंस से क्या ताल्लुक. साइंटिस्ट तो बहुत बड़े थे, सारी दुनिया जानती है और नोबेल प्राइज़ विनर भी थे. आपने उनको बाहर कर दिया. यहाँ पीछे वो तस्वीर रखी है डॉक्टर अब्दुल सलाम की, वो मेरे साथ खड़े हुए. तो आप सोचिए कि उन जैसे लोगों को तो आपने माफ़ कर दिया. जब ये इन्होंने शोएब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ के, तो इन्होंने शोएब साहब से कहा कि मैं आपको पैसे आपसे नहीं मांग रहा हूँ, जितने पैसे आपने रखे हैं साइंस के लिए मैं वही इस्तेमाल करके उसको मैं स्लाइटली डिफरेंट तरीके से पढ़ाना चाहूँगा ताकि लोग. इजाज़त नहीं मिली थी. तो शोएब साहब ने उनसे कहा कि कुक्स से मैं कहता हूँ कि आप खाना पका दीजिए, वो मुझे ये नहीं बताते कि किस तरह से पकाया जाए, क्या पकाया जाए. आपको हक़ नहीं पहुँचता कुछ एजुकेशन के मुताल्लिक़. ओके, ये आप अब्दुल सलाम से कह रहे हैं. आई ओनली न्यू व्हेन ही केम टू कायद आज़म यूनिवर्सिटी विच वाज इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम. उन्हें एंटर नहीं होने दिया गया था. आई रिमेंबर परवेज़ हुद भाई बहुत कोशिश करते रहे कि वो आएँ, लेकिन परवेज़ हुद भाई, वी रिकॉर्डेड एन इंटरव्यू एंड ही कोटेड सम ऑफ थिंग्स जो अब्दुल सलाम साहब के साथ बहुत करीब थे उनके. तो ये लोग जो थे इनको तो आपने ख़त्म करा दिया. और एजुकेशन आपके पावर में जब ये आती है कि जब ज़िया-उल हक़ आए तो उन्होंने कहा ये सारा सिस्टम गलत है. तो एक एजुकेशन कमीशन बनाया उन्होंने, जिसमें कि एवरीथिंग विल बी इस्लामाइज्ड. ओके, सो ऑल ऑफ अस हु वर इनटू एजुकेशन, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, उन सब के पास एक पर्चा आया करता था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम ये चेंजेस कर रहे हैं और अब ये सब्जेक्ट यूँ पढ़ाया जाएगा. अपना ओपिनियन, जैसे सऊदी अरब में जुम्मे का खुतबा आता. हाँ, तो आप देखें ना, वो गाता था, तो उसमें से आप जवाब दें कि बीच में क्या ठीक है क्या नहीं करें. और टीचर्स के लिए तो फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का जो पर्चा आता था उसमें ये लिखा होता था कि कॉज एंड इफ़ेक्ट आप नहीं पढ़ा सकते. भी कॉज एंड इफ़ेक्ट तो यार सारी दुनिया में पढ़ाते रहते हैं, और उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कि गॉड इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग. तो आप कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं. तो फिज़िक्स का पर्चा, केमिस्ट्री का पर्चा, दे ऑल स्टार्ट विद द फैक्ट कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये केमिस्ट्री या ये साइंस जो है ये अल्लाह मियाँ ने ईजाद की. शुरू में आप बताइए कि अल्लाह मियाँ का इससे क्या ताल्लुक़, फिर हमारे मुल्क का इससे क्या ताल्लुक़, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए. जो बढ़िए वो ये चीज़ें हैं. तो उसमें चीज़ें होती थी बहुत सी कि ये करें. तो टीचर इन केमिस्ट्री और फिज़िक्स
could not say कि H2O अगर मिल जाए तो पानी बन जाए. I have got it in the book. H2O अगर मिल जाए तो पानी नहीं बनता. H2O अगर मिल जाए और खुदा चाहे तो पानी बन जाएगा. मुझे भी यार ज़िंदगी भर तो खुदा यही चाहा होगा तो पानी बनता रहता है. अब किसी ने कभी हुआ है आपको कैसे मालूम कि अगर ना चाहे तो नहीं बनेगा. तो भाई अब ये तो आपसे मैं बहस नहीं कर सकता कि अल्लाह मियाँ कब नहीं चाहेंगे कि पानी ना बने, लेकिन हर वक्त से तो यही हो रहा है ना. दिस इज़ नॉट द वे. वो कहते हैं कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान. सो ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने चीज़ें हाईजैक रनिंग द कंट्री. 1 साल नहीं 10 साल से ज़्यादा रहा. और कोई इस मुल्क में ऐसा नहीं था कि जो कह दे कि भाई खुदा के लिए, सिवाय एक वैफ वाले जिन्होंने बहुत झगड़ा किया, मारे पीटे, जालिब को भी मारा. जालिब तो ये तो सर को सबब बंदे को खुद बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या कहना. जालिब हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, इसलिए कि मेरे वालिद से बहुत छोटे थे ज़ाहिर, लेकिन जब यहाँ आए हिंदुस्तान से पाकिस्तान और कराची आए तो उनको लेने के लिए हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन किया कि जालिब हमारे यहाँ आए हैं और मैं उनको लेना चाहता हूँ. मुझे ये याद है कि दिल्ली में आखिरी मुशायरा था, मेरे वालिद सेक्रेटरी थे अंजुमन तरक्की उर्दू के, तो जब उसमें मुशायरा था तो हमारे घर पे था और उसमें जालिब साहब आए थे. आई वाज मे बी 4 years old. मुझे तो बहुत मज़ेदार लगी उनकी आवाज़, बहुत मज़ेदार थी. उनका तरन्नुम भी बहुत खूबसूरत था. बहुत खूबसूरत था. उस ज़माने में तरन्नुम से पढ़ते थे और गज़लें लिखते थे. पॉलिटिकल तो कभी भी नहीं थे उस वक्त, यहाँ आके हुए. तो जब उन्होंने बताया कि मैं आ रहा हूँ उसको जालिब को लेके, तो वालिद का हमारे यहाँ फ़ोन आया कि भाई वो जालिब आ रहे हैं यार. मुझसे मैंने कहा कि वो जिनकी तुमको आवाज़ बहुत पसंद थी वो शायर आ रहे हैं. मुझे नाम भी याद नहीं था उनका. तो आए. फिर उन जब भी आते थे वो कराची मुजाहिद बरेलवी के साथ बहुत रहा करते थे और कभी कभी मैं उनके ज़रूर मिलने चला जाया करता था उनसे. फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत दोस्ती भी हो गई. दोस्ती क्या तो बड़े थे तो, लेकिन दोस्ती तो मुझे बेतहाशा चीज़ें उनकी याद बहुत थी. तो मुशायरे में बहुत उनको मैंने टेप भी बहुत किया. जालिब साहब जैसे लोगों को भी पीटा ज़ियाउल हक साहब ने. आहिस्ता आहिस्ता जब वो चले गए फिर दूसरे लोग आ गए. तो जो एक दफ़ा घुस जाती है चीज़, वो ख़राब चीज़ जब घुस जाती है तो वो निकलती है. एलीट्स ने कभी भी किसी को नहीं छोड़ा. जैसे भुट्टो के दौर में जालिब ने लिखा कि लाड़काना चलो या तो थाने चलो. सो एलीट्स को जो चीज़ एलीट्स के इंटरेस्ट में नहीं आएगी डेफिनेटली. और वो यही हुआ आहिस्ता आहिस्ता कि ज़ियाउल हक ने 10 साल में जो डाला अंदर, और उसमें आप लोग भी होंगे शायद स्कूलों में और ना होंगे पता नहीं, आपके सीनियर होंगे कुछ. तो वो सारी चीज़ें अब पार्ट ऑफ द एलीट जब वो बड़े हो जाते हैं और वो रन करते हैं तो वो उनके दिमाग में चीज़ें हैं, तो उसको बुरा नहीं समझते, इसलिए कि बचपन से वो पढ़ाया गया. तो फिर वो एडमिट करते हैं. तो रेडियो टेलीविज़न के ऊपर PIA से है तो वो आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, खुदा हाफ़िज़ तो कोई नहीं कहता उसमें से. वो हमेशा अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं. मैं हमेशा उनको जवाब खुदा हाफ़िज़ देता हूँ कि भाई ठीक है मैं नहीं बोल रहा हूँ. मुझे एक यह है कि वो थे साहब, जब मैंने खुदा हाफ़िज़ कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप ये मत कहा कीजिए, मुसलमान तो अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं. मैंने कहा यार तो मैं खुदा हाफ़िज़ कर रहा हूँ, खुदा ही की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते इसलिए कि वो जिस तरह से पढ़े अगले जो आते हैं वो उसी को रखते हैं. उसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस करते हैं क्योंकि अपनी पॉलिटिकल पार्टी उसमें ज़्यादा है. ज़ियाउल हक के दौरान में आखिर के वक्त तक तो कोई भुट्टो तक कोई चीज़ रहने गई थी. आखिर में अगले आए उनको भी पसंद नहीं थी, चले. फिर PVV आई, गलत आई, लेकिन उनको बहुत पसंद है भुट्टो, तो हर जगह आ गए और यूनिवर्सिटी भी खुल गई और फलाना भी हो गया और बेनज़ीर भुट्टो की भी यूनिवर्सिटी खुल गई, उसे भी कुछ हो गया. उनको बहुत पसंद है. अगले आए, उनको बंद तो नहीं कर सकते इन चीज़ों को. कोर्स में उन्होंने ये भी कर दिए, ये भी कर दो, ये भी कर दो, वो कर दो. ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. मुशर्रफ आए, वो बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन दिमाग उनका तो बेतहाशा वाहियात था. मेरी रिश्ते की कज़न है जो उनकी बीवी थी, हैं अब तो हैं उनकी बीवी. मैं उनकी शादी में तो नहीं गया, हालांकि उस ख़ानदान से बहुत दोस्ती थी, बट आई वॉज इन द मर्चेंट नेवी, कहीं बाहर गया हुआ था. मुशर्रफ 2 साल मुझसे जूनियर थे स्कूल में. मैं समझ रहा था यार एक आदमी है आर्मी का, उससे आपको क्या दिलचस्पी भाई.
आपका तो कोई ख़ानदान में आर्मी में नहीं गया तो वो क्यों। बहरहाल ठीक है, जब वो मिलते हैं, कभी मुलाकात हो जाती है, कभी कोई फंक्शन में, और बीकन हाउस के उसमें भी आए, सब कुछ है, तो हमेशा मिलाया गया कि ये ज़हीर की दुआएँ हैं, ये मुशर्रफ हैं। उनको भी मालूम है कि मेरे रिश्तेदार होते हैं वो। मुशर्रफ का मेरे हाथ मिला के और सीधे जाएगा। उनकी बेटी IPMC चलाते हैं, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। यहाँ से शुरू किया मेरे साथ मिलके उसने कॉन्फ्रेंस। ओके। लाहौर में थे जो साहब जो चलाया करते थे, उन्होंने उसको बिलाल इज़ अ बिजनेसमैन आई गेस। तो ये उनका दिया, तो हाँ बिलाल तो सर चले। तो वो लड़की आई और वो और मैं बैठ के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब वो पहला कॉन्फ्रेंस हुई तो ज़ाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ उस प्रेसिडेंट, वो उनकी बेटी वो कर रही थी, तो उन्होंने बुलाया अपने उनको बाप को। तो वो और उनकी बीवी आई, 6 आदमी जो 7 आदमी जो थे लाइन में खड़े हुए, उनकी बेटी ने सबको इंट्रोड्यूस किया। मैं सब तो मुझे भी मिला कि दिस इज़ ज़हीर के भाई, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई मदर। उनकी बेटी और मैं बचपन से साथ रहते थे। उन्होंने भी देख के हाथ में आके चली गई, उनको कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए कि उनको मालूम है कि मैं सख्त अगेंस्ट हूँ इस पूरी रजीम के पूरे। इस रजीम से, हर वो रजीम जिसमें जो आर्मी वाले आए उनसे मुझे क्या दिलचस्पी। भाई मैंने तो वोट नहीं किया आपके लिए ना, मैं किसी को वोट आज तक नहीं किया, लेकिन ये उनके लिए तो कतई नहीं करता था। तो मैं हमेशा अपने ब्लॉग में भी लिखता था, बाहर रेडियो में करता था, लोगों से भी कहता था स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन्स राइट्स पे, चिल्ड्रंस राइट्स पे। जब गवर्नमेंट करती है, एजुकेट जो सहाफ़ी हैं उनकी राइट्स पे, तो आई विल स्पीक व्हाट आई फील, एंड आई एम नॉट सेइंग यू डोंट स्पीक व्हाट यू फील। आई हैव नो प्रॉब्लम विथ यू, यू स्पीक व्हाट यू वांट, आई विल स्पीक व्हाट आई वांट। ये ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है ना। एक बड़ा मशहूर कोटेशन था कि इट्स अ स्टेट ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये चीज़ बहुत मिसिंग है। सो वन लास्ट नहीं, ये पहले मिसिंग नहीं थी। मैं बताऊँ कि जब हम छोटे थे तो हमारे रिश्तेदार भी थे और वालिद के दोस्त भी थे, और उनमें बहुत से थे जो एथियस्ट थे, और या कम से अगर एथियस्ट नहीं थे तो डेफिनेटली फ्री थिंकर तो थे इन मेनी वेज। और वैसे हुआ करती थी हमारे ख़ानदान में। वो हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एथियस्ट थे, और वो हर जगह कहते थे कि तुम लोगों को छोड़ देना चाहिए मज़हब, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात होती है। उनको हम एथियस्ट मामू कहा करते थे बचपन से। तो वो नोबडी माइंड, वो आते थे, बहस होती थी, चले जाते। नोबडी वाज अगेंस्ट दिस। अब आप कह नहीं सकते। इवन इस्लाम के अर्ली पीरियड्स में भी इस तरह की बहसें रोडों पर हुआ करती थी, सड़कों पर, चौराहों पर। इसलिए कि देखिए, और यूनिवर्सिटी में तो ज़रूरी है कि ये बहसें हों। बगैर बहस के यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। आई मीन यूनिवर्सिटी तो नहीं रही ना फिर वो। एग्जैक्टली, वो तो बंदा फिर घर पे बैठ जाए किताब लेकर। अब उसमें टीचर्स आते थे। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ दिनों के लिए था, इससे पहले कि निकाल दिया जाऊँ, वहाँ था, तो वहाँ पे आते थे लोग, तो उसमें तो आके क्लास में बातें हुई, किसी लड़के ने कुछ कहा कि मुझे इस्लाम में थी, लिखा, उन्होंने कहा भाई इस्लाम को छोड़ो, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये मज़हब की नहीं क्लास, तो फिज़िक्स की क्लास है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। पहले बहुत न्यूटन भी पढ़ रहे थे तो वो मुसलमान तो नहीं थे ना, इम्पोर्टेंट तो थे। तो ये सब चीज़ें इसमें मत आया करो। वी न्यू ही वाज एन एथियस्ट, इट इज़ परफेक्ट राइट टू बी एन एथियस्ट, एंड सम ऑफ अस हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस व्यूज़, वो उनकी राइट थी। अच्छा, रहते दोनों पीस में थे। पहले जो था लोग पीस में रहते थे, लोगों के अंदर बर्दाश्त, दिलचस्पी नहीं थी कि मैं आपको खंजर मारने में। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट, कि आप, मुझे पता है आपका क्या व्यूज़ हैं, आपको पता है मेरे क्या व्यूज़ हैं। और हम दोस्त करीबी दोस्त होते थे, बहस भी करते थे, झगड़ा भी हो जाता था, 2-3 दिन तक बात भी नहीं करते थे, फिर आते थे कि दोस्त तो बहरहाल दोस्त है। शिया सुन्नी का झगड़ा यूपी में तो भरा पड़ा था, और यहाँ पे भी भरा पड़ा। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो शिया हैं। अब भी वैसे ये कहा जाता है कि उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग का पॉलिटिकल बहुत मसाइल है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त ऐसे हैं जो कि सिंधी स्पीकिंग सिंधीज़ हैं, ऐसे बेशुमार दोस्त हैं जो कि शिया हैं। सो ये पॉलिटिकल लेवल पर तो आप जो बता रहे हैं मामला, वो तो रहेगा। और वो 1300 बरस से हो रहा है, कोई ऐसे नई चीज़ बनाने का क्या था। मैं तारीख के दस्तरखान पे करसे से आराम खोरी के अलावा कर क्या वो ये कह रहे होंगे कि अब हम ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे। भाई 1300 बरस से चल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और ठीक नहीं होगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शिया सुन्नी की तो बेतहाशा दोस्ती होती थी।
शादियाँ भी होती थी, सभी कुछ होता था। एक दूसरे के जो कूंडे वगैरह चीज़ें जगह। पकती थी, लाजमी शेयरिंग होती थी घरों में। अब वो शो मच गया कि नहीं भाई आप नहीं खा सकते, फलाना है धमाका है, अब पागलपन की बात। उनको मार दो, वो तो बदमाश लोग हैं, उन ने कह दिया कि इनको मार दो, ये बदमाश लोग हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यार, तुम लोग ज़िंदगी भर साथ रहे तो ठीक है, अब झगड़ा करने की क्या।